हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नमूना पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए। यह है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए और इसका पूर्णांक है 80 अंक। विषय है हिंदी। तो जल्दी से इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। किस तरह का मॉडल पेपर है। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तीसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चौथा निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। पांचवा निर्देश प्रश्न संख्या 12 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। और छठा और अंतिम निर्देश है प्रश्न संख्या 20 से 22 प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। अब यहाँ निर्देश और एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, 1 से 6 तक के 1-1 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो क्या कहते हैं उसे? विशेष्य कहते हैं या अलंकार कहते हैं या व्याकरण या रस। इनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। देखिए दोस्तों, नीचे 6 प्रश्न खत्म होते ही उसकी इन 6 के 6 प्रश्नों की उत्तर तालिका दी हुई है। सारे प्रश्न उत्तर सहित हल किए हुए हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दबा हुआ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो दबा हुआ के लिए क्या बोलते हैं? दबे हुए को दब्बू बोलते हैं या दबैल बोलते हैं या दाबेली या दम्भ। 4 ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न है हर हाल में माना जाने वाला आदेश होता है, यानी कि कोई बात बता दी तो वो करनी ही करनी है, वो आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। इस तरह के आदेश को क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। 4 में से जो सही ऑप्शन है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर तालिका बनाकर लिखना है। उत्तर तालिका कैसे बनानी है ये भी इन 6 प्रश्नों के अंत में मैंने बना रखी है, उसको देखकर आप उत्तर तालिका बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 पुराने एवं अप्रचलित रीति रिवाजों को मानना कहलाता है। पुराने जो रीति रिवाज होते हैं उनको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ए दृढ़वाद, ब रीतिवाद, से रूढ़िवाद और द है रद्दीकरण। इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको उत्तर तालिका बनाकर वहाँ पर ये ऑप्शन लिखना है। प्रश्न संख्या 5 निम्न में से उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से जो सही ऑप्शन है उसे उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 6 साहसी का विलोम शब्द है। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। और अब समय आ गया है इन 6 के 6 प्रश्नों के ऑप्शंस, सही ऑप्शंस कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए 6 प्रश्नों के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का द, चौथे का से और 5वें का देखिए यहाँ लिखना भूल गया हूँ, अभी बता देता हूँ। और प्रश्न संख्या 6 का से और 5वां देख लेते हैं यहाँ। प्रश्न संख्या 5 का सही ऑप्शन है ब सामाजिक। तो यहाँ उत्तर तालिका में प्रश्न संख्या 5 का सही ऑप्शन आ जाएगा ब। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 7वां प्रश्न कवि ने किस प्रकार के बंधन तोड़ने की बात कही है? तो उत्तर है इसका कवि ने स्वयं के द्वारा बनाए गए बंधनों को तोड़ने की बात कही है। प्रश्न संख्या 8 क्रिया के 2 भेद लिखिए। तो उत्तर है
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 9, समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द हैं, पहला रत्नाकर, दूसरा जलधि, तीसरा सिंधु, चौथा सागर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ शब्द हैं दिन है, फिर ऑब्लिक आ गया परीक्षा का, फिर ऑब्लिक आज, फिर ऑब्लिक हिंदी, फिर ऑब्लिक विषय की। अब इन शब्दों को अगर सही क्रम में जमा दिया जाए तो एक ऐसा वाक्य बन जाएगा जो सबके समझ में आ जाएगा। तो सही वाक्य देखिए यहाँ पर इस तरह से बनेगा, आज हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। ये सारे शब्दों को क्रम वाइज इस तरह से जमाया है कि इन शब्दों से ये सार्थक वाक्य बन गया है। कौन सा? आज हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। अब है प्रश्न संख्या 11, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है लोट-पोट होना। तो इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर केवल वाक्य में प्रयोग पूछा है, लेकिन मैं यहाँ आपको अर्थ भी बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ आता हो तो अर्थ भी लिख देना, तो नंबर 101% पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे और एग्ज़ामिनर आपसे खुश भी हो जाएगा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो लोटपोट होना मुहावरे का अर्थ है खूब हंसना या हंस हंस कर बुरा हाल होना या हंसी से पागल हो जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ मैंने देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल जो बात है वो उसके ऊपर ये वाक्य में प्रयोग किया है कि जब भी मैं कपिल शर्मा का शो देखता हूँ तो लोटपोट हो जाता हूँ। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वो यात्री रोज़ ही उस बस से आते जाते थे या वहाँ उस बस के बारे में वो जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कहीं भी और कहीं पर भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बस रास्ते में कहीं भी ख़राब हो सकती थी। अब है प्रश्न संख्या 13, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक ने यह बात क्यों कही? उत्तर, लेखक को कुछ लोगों ने धोखा दिया है तो वहीं दूसरी ओर लेखक के साथ कुछ लोगों ने ईमानदारी भी दिखाई है। जब लोगों ने अकारण ही उसकी सहायता की है, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध इत्यादि लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनसे लेखक को लगता है कि दुनिया में अभी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 14, प्रत्यूष मनोहर जगाकर कवि क्या क्या करने की इच्छा रखता है? उत्तर, प्रत्यूष मनोहर जगाकर कवि समाज के दुख दर्दों को दूर करना चाहता है। प्रश्न संख्या 15, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस के संदेश से क्यों नहीं हो सकता? उत्तर, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है।
कागज़ पर लिखा हुआ होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रख सकते हैं और फिर से उसको बार बार पढ़ सकते हैं। पत्रों में भावनाओं की प्रधानता होती है। पत्रों को एकत्र करके यानी इकट्ठा करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, जबकि फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। एसएमएस तो फ़ोन के अंदर देख लिया डिजिटल होता है। फ़ोन या एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है। प्रश्न संख्या 16, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहला बदलाव आया था, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। दूसरा, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोज़मर्रा के घिसे पिटे दायरे से बाहर निकल सकी। तीसरा बदलाव आया, साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही। चौथा बदलाव, साइकिल चलाने से महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई। वे आसपास के गांवों में जाकर उत्पाद बेचने लगी। पांचवा बदलाव, साइकिल चलाने से महिलाओं के समय की भी बचत होने लगी, जिससे वे अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी और उन्हें आराम करने का भी समय मिल गया। छठा बदलाव आया, साइकिल से घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना और पानी आदि दूर दूर से भरकर लाना। सातवां बदलाव आया, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगीं। अब है प्रश्न संख्या 17, टोपी को देखकर राजा जड़ हो गया। टोपी में ऐसी क्या बात थी? उत्तर, गवरैया की टोपी को देखकर राजा जड़ हो गया, क्योंकि गवरैया की टोपी राजा की टोपी से ज़्यादा खूबसूरत और फूंदनेदार थी और राजा की टोपी से अधिक सुंदर भी थी। प्रश्न संख्या 18, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय भी समाप्त हो गई थी। इस कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। प्रश्न संख्या 19 है, विवाह के अवसर पर बदलू सारी कसर किस प्रकार निकाल लेता था? उत्तर, बदलू कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचा करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन शादी विवाहों के अवसर पर वह जिद पकड़ लेता था, जिससे उसे वहाँ से पगड़ी मिल जाती थी, अनाज मिल जाया करता था तथा उसकी घरवाली को कपड़े इत्यादि मिल जाया करते थे। इस तरह विवाह के अवसर पर बदलू सारी कसर निकाल लेता था। अब है निबंधात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसी एक को पढ़कर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये दो पद्य हैं। पहला पद्य मैं पढ़ के इसका भावार्थ बताऊंगा, उसके बाद में अथवा के अंदर दूसरा पद्य है। तो दोनों में से एक करना है, जो ढंग से जिसका अर्थ आपको आता है, अच्छी तरह से आपको अर्थ जिसका ज़्यादा अच्छी तरह से आता है,
वो एक पद्य का भावार्थ लिखना है। तो पहला पद्य है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। शीस पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कितना सुंदर वर्णन किया है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका आते हैं। द्वारपाल द्वारा उन्हें रोककर द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी जाती है, जिसमें द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर वो एक निर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, जो महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ इस पद्य को पढ़कर और इसके अर्थ को भी पढ़कर। दोस्तों, ये तो याद आपको होना ही चाहिए। अब है अथवा में एक दूसरा पद्य है। इस पद्य को अगर ये आप समझते हैं, अर्थ आता है, तो इसको कर सकते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका भावार्थ, कवि ने इस संसार को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को देना उनके स्वभाव में है ही नहीं। लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। कवि कहता है कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के नाम पर उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं रहता है। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश में रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यंत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन को खुशियों से भर सकें। अब है दोस्तों प्रश्न संख्या 21। आप अलवर निवासी राजीव हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका महोदय महोदया को बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। बीमारी के कारण आप विद्यालय नहीं जा सकते हैं, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है।
अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कॉमा फिर नीचे जगह का नाम जहाँ विद्यालय है अलवर, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब आ जाएगा महोदय फिर कॉमा आ जाएगा। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे कल रात अचानक तेज बुखार आ गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। बुखार के ठीक होने में समय लगेगा, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो पाऊँगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 12/2/2000 जो सन हो उससे दिनांक 14 जिस दिनांक से जिस दिनांक तक की आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए वो लिखनी है। दिनांक 14/2/2000 इतने से इतने तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे उसके नीचे, फिर इधर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव और कक्षा जिसमें पढ़ते हैं सेक्शन आ जाएगा। इसी के साथ ही प्रार्थना पत्र समाप्त हुआ। अब है इसके अथवा के अंदर एक पत्र है। अपने आप को जयपुर निवासी राजेश मानते हुए अपने अलवर निवासी मित्र लोकेंद्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने आगामी ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण की योजना का वर्णन किया गया हो। तो ये पत्र कैसे लिखेंगे देखिए अथवा में एक प्रार्थना पत्र है और उसके अथवा में एक पत्र है। दोस्तों अथवा का मतलब आप समझते हैं। अथवा का मतलब है कि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न ही करना है। तो जो प्रश्न अगर आपको प्रार्थना पत्र अच्छे से आता है तो प्रार्थना पत्र को आप लिख सकते हैं, और यदि पत्र लिखना अगर अच्छे से आता है तो पत्र को लिख सकते हैं। केवल एक ही अथवा में से एक ही प्रश्न को करना है। तो यहाँ पत्र भी बता देता हूँ, पत्र कैसे लिखा हुआ है। ये जहाँ से पत्र लिख रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं 11 मालवीय नगर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो ये जगह आ जाएगी, इधर दिनांक आ जाएगी और फिर स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। प्रिय मित्र लोकेंद्र कॉमा आज ही तुम्हारे पत्र से कुशलता के समाचार मिले। जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश 17 मई से शुरू हो रहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे द्वारा इस बार ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण के लिए मथुरा वृंदावन जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में पहले दिन मैं बस द्वारा मथुरा जाऊंगा और उसी दिन मथुरा में समस्त मंदिरों के दर्शन करके दूसरे दिन सुबह वृंदावन के लिए रवाना हो जाऊंगा। वृंदावन पहुंचकर दोपहर 12 बजे तक मंदिरों के दर्शन करके उसी दिन वापस लौट आऊँगा। मेरी यह भ्रमण की योजना आपको कैसी लगी पत्र द्वारा मुझे बताना। अपने परिवार के सभी अग्रजों को प्रणाम व छोटों को प्यार करें। और यहाँ आपका स्नेही नाम आ जाएगा आपका, और जहाँ से आपने पत्र लिखा है उस जगह का नाम आ जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। और इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।